किसान आत्महत्या एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी समस्या जिससे कमोबेश देश का हर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य जूझ रहा है। मध्य प्रदेश में भी किसानों की खुदकुशी के मामले तेजी से बढ़े हैं। जनवरी 2012 से अक्टूबर 2012 के बीच प्रदेश में 655 किसान मौत को गले लगा चुके हैं। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने ये आंकड़े पेश किए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि किसान आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसानों की आत्महत्या की घटनाओं को मानवीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। किसानों की खुदकुशी की घटनाएं ठीक उस वक्त हो रही हैं जब भारत के ग्रामीण अंचलों में आर्थिक और सामाजिक रूप से मददगार साबित होने वाली बुनियादी संरचनाएं ढह रही हैं। खुदकुशी की एक बड़ी वजह कर्ज है। बहुत छोटे और सीमांत किसानों के ऊपर भी कर्ज का भारी बोझ है। ऐसे किसानों की आमदनी बहुत कम है और वो लगातार कर्ज के दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। इसके अलावा उत्पादन की बढ़ी हुई लागत के कारण किसानों को निजी हाथों से भारी मात्रा में कर्ज लेना पड़ा। कीटनाशक और उर्वरक बेचने वाली कंपनियों ने किसानों को कर्ज देना शुरू किया। इससे उनके ऊपर कर्ज का बोझ और बढ़ा। किसानों के ऊपर कर्जदारी के बड़े कारणों में से एक है शादी ब्याह के खर्च के लिए लिया जाने वाला कर्ज। इसके अलावा सेहत की गिरती दशा, संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद, घरेलू समस्याएं और बेटी के ब्याह की भारी चिंता के मिले जुले प्रभावों के बीच किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए। अमूमन जिन हालात में किसान आत्महत्या करते हैं उस समय वो खुद को पारिवारिक द्वंद्व को सुलझाने में और कर्ज चुकाने में खुद को बेबस पाते हैं। साथ ही इन लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था की मदद भी नहीं मिलती जो इन्हें कारगर पारिवारिक या सार्वजनिक मुद्दे पर सलाह देते या फिर किसी तरह से सहारा देते। तो आखिर ऐसा क्या किया जाना चाहिए और खुदकुशी जैसे आत्मघाती कदम न उठाएं? जानकारों के मुताबिक सरकारी मुलाजिमों और ग्रामीणों के बीच मेलजोल बढ़ना चाहिए। इसके लिए दौरा, रात्रि विश्राम और ग्राम सभा जैसे उपायों का सहारा लिया जा सकता है। किसानों के हितों के लिए बने प्रावधानों का कड़ाई से पालन हो। कृषि विस्तार की गतिविधियों की कार्यक्षमता में इजाफा किया जाए। मृतक के परिवार को मुआवजे के रूप में राशि देने की जगह परिवार के सदस्य को रोजगार प्रदान किया जाए या फिर कोई योग्य व्यवसाय खोलने में मदद दी जाए। वास्तविक जोतदार को सब्सिडी सीधे दी जाए। खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान इस अर्थव्यवस्था की धुरी। कई दशक पहले लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों के सम्मान में नारा दिया था, जय किसान। आज बहुत से युवा भारतीयों को उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। शास्त्री जी ने किसानों को भूख से लड़ने वाला योद्धा कहकर उनका मान बढ़ाया था। ये योद्धा जिन्होंने ऊंची कीमत पर खेतीबाड़ी करके भारत से भूख को मिटाया, आज खेती करने से डरते हैं, बल्कि यूं कहें कि खेती करने में शर्म महसूस करते हैं। राष्ट्र ने उन्हें लगभग भुला दिया है। फिर भी उनकी अंतिम पीढ़ी अब भी खेतीबाड़ी से ही चिपकी हुई है। बेहतर होगा सरकार और एक विशिष्ट वर्ग जिसकी नजर सिर्फ बीएसई सूचकांक पर होती है, वो कृषि उत्पादों और किसानों की आत्महत्या के सूचकांक पर भी नजर डाले। तो 10 महीने में 655 आत्महत्या, ये आंकड़ा है मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी का। कहीं कर्ज का बोझ तो कहीं बिटिया के ब्याह की चिंता, कभी परिवार चलाने की चिंता तो कभी बेटे की पढ़ाई की फिक्र। इन सबके बीच खेती किसानी से मिल रही नाउम्मीदी। यही वजह रही कि निराश होकर किसानों ने मौत को गले लगाना ज्यादा ठीक समझा। आखिर क्यों मौत को गले लगा रहे हैं किसान, देखते हैं हमारी इस खास पेशकश में, क्यों मजबूर अन्नदाता। तो
तो इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर साधुराम शर्मा, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं। और आपको बता दूं कि डॉक्टर साधुराम शर्मा उस मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित कमेटी के सदस्य भी रहे हैं जिन्होंने किसानों की आत्महत्या के मामले में एक सर्वे कराना चाहा था। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे साथ पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि भारतीय किसान संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे सवाल कि क्या देखते हैं किसानों की लगातार जो आत्महत्या के मामले हैं, आज विधानसभा में एक रिपोर्ट भी पेश हुई है, आंकड़े जारी किए गए हैं एक सवाल के जवाब में, इसकी आत्महत्या के मूल में क्या वजह मानते हैं? देखिए, अभी आपने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए जी। मैं इन आंकड़ों के जंजाल में नहीं जाता। मैं तो ये कहता हूँ कि आखिर ये आत्महत्याओं जैसा काम किसान ऐसा कदम क्यों उठाता है। आपको ये मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता जी, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाएं कि वो उस जंजाल से ना निकल सके, शायद तभी वो ऐसी मतलब स्टेप को उठाता होगा जी। इसके मूल कारण में अगर आप देखें तो आज कृषि की जो तकनीक है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उत्पादकता कम होती जा रही है। उत्पादकता अगर नहीं बढ़ेगी तो आप ये याद रखिएगा कि लागत मूल्य बढ़ता जाएगा, और उत्पादकता नहीं बढ़ेगी तो उसका मीज़ान कैसे बिठाएगा किसान जी। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमें उत्पादकता के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज आप देख लीजिए, जीवांश पदार्थ का मैं जहाँ भी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जाता हूँ, मैं इसके ऊपर ज़रूर ख्याल करता हूँ कि आगे जीवांश पदार्थ क्या है उस भूमि का। जब आप देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जीवांश पदार्थ घटता जा रहा है, नरवई जलती जा रही है। पेड़ी लगाएंगे, धान लगाएंगे, धान के बाद उसकी जो थोड़ी बहुत मतलब जो पुआल निकलता है वो भी जला देंगे। तो जब आप और पशुधन कम हो गया, पशुधन कम हो जाने से मतलब खाद नहीं है, खाद नहीं होने के कारण मतलब आप कैसे प्रोडक्टिविटी को, कैसे उत्पादकता को आप बढ़ा सकते हैं। और जब उत्पादकता नहीं बढ़ती, वो कम उत्पादन होता है और उसकी लागत मूल्य के हिसाब से उसको ना मूल्य मिलता है बाज़ार में, और जब उसको घाटा होता है तो कर्ज लेता है। और जब कर्ज लेता है तो इसके बाद ये याद रखिएगा कि कभी वो उस कर्ज से उड़ नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि इस बीच में अगर कोई विपत्ति प्राकृतिक अगर आ गई तो आप ये समझिएगा कि उसका तो मतलब यानी कोई हल ही नहीं निकलता उससे। लेकिन डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि उत्पादकता बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी हम रिसेंटली आंकड़े देखे तो 80 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट मध्य प्रदेश सरकार नहीं किया। ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, तो उत्पादकता तो मेरे ख्याल से जैसे गेहूं का उपार्जन हुआ है उससे तो काफ़ी कुछ बढ़ी है। नहीं, ये आप जो है वो थोड़ा बहुत उस इलाके की बात कर रहे हैं जिससे में कि एक तो मौसम बहुत हमारा अच्छा रहा, नंबर 1, नंबर 2 सिंचाई के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं लोग, किसानों ने मतलब जो है वो खाद वगैरह का प्रयोग किया। मैं उससे इनकार नहीं करता। 18% ग्रोथ मध्य प्रदेश में मिली, उसका लिए तो मैं साधुवाद देता हूँ। लेकिन अगर आप ये देखिए कि ये वो किसान है जिसमें ऐसे साधन उसको उपलब्ध नहीं है, और जब वो साधन उपलब्ध नहीं है तो उसकी उत्पादकता तो दिन पे दिन गिरती जा रही है। तो हमें उस किसान को देखिए, आखिरी पंक्ति वाला आदमी वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात। जो अगला आदमी है वो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वही वो व्यक्ति है, संवेदनशीलता का शिकार वही बनता है। दूसरी बात, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल यानी एक बड़ा भारी जंजाल है ये। यही नहीं कि उत्पादकता ही है, इसके बाद उसकी जो खेती किसानी करने के जो दूसरी बातें हैं, राजस्व के मसले हैं, किसान को मतलब मजदूर न मिलने का मसला है। मनरेगा बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए, लेकिन उसकी वजह से किसान को मजदूर मिलने ही बंद हो गए, और जिस रेट से मतलब मजदूर मिल रहा है किसान को वो उसको ले नहीं सकता। तो मानव अधिकार आयोग में जब हमने ये रिपोर्ट सबमिट की तो मानव अधिकार आयोग के जस्टिस सक्सेना ने जो अपनी रिकमेंडेशन में बात लिखी वो ये लिखी कि मजदूरी का आधा भाग किसान वहन करे इस बढ़ी हुई, और आधा भाग मनरेगा से दिया जाए। ऐसी पूर्ण रूपेण निष्पक्ष और मैंने करप्शन वाली नहीं, बल्कि साफ सुथरी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी तब काम चलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये मानव अधिकार आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर हम आगे आपसे बिल्कुल बात करेंगे। इस समय सीधे चलते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, भारतीय किसान संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। और पंडित जी, आपसे जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है, आप क्या मानते हैं
किन किन कारणों को मानते हैं कि किसान उसकी वजह से आत्महत्या करते हैं? होता क्या है कि उत्पादकता का विषय मुख्य नहीं है जी। उत्पादकता तो किसानों की, जैसा आपने कहा कि 80 लाख मीट्रिक टन हुई है, अमूमन सब जगह ठीक ठाक है जी। परंतु जो मूल बिंदु है वो ये है कि किसान को उसकी लागत का लाभकारी मूल्य आज तक मिला ही नहीं है। लागत उसकी आज गेहूं पे आ रही है 4,000 रुपया, 5,000 रुपये क्विंटल, गेहूं बिक रहा है 1,300 रुपया, तो घाटे की वो खेती कर रहा है, वैसी सोयाबीन की कर रहा है। 1925 में गए, मेरे पास पूरे रिकॉर्ड है, 1925 में गोल्ड था 16 रुपया तोला और गेहूं था 16 रुपये क्विंटल। तो एक क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था, आज 30 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता है। जिस गति से दुनिया के तमाम चीजों के दाम बढ़े हैं उस हिसाब से किसान की फसल के दाम नहीं बढ़े हैं, उससे पूरा संतुलन बिगड़ गया है। और संतुलन जब बिगड़ेगा और सरकारें पूरी की जितनी भी सरकारें इस देश की हैं वो किसान की आत्महत्या के मामले में पूरी तरह संवेदनहीन है। जहां जिस देश में लाखों अन्नदाता ने अपने आत्महत्या करते हो उस देश में सदन चिंतित ना हो, सरकारें चिंतित ना हो, इतनी बेशर्म सरकारें और सरकारें हो चुकी होंगी इसकी कल्पना नहीं है। आप देखिए, एक बच्चा गड्ढे में गिर जाता है, पूरा देश लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं कि बच्चे को सेना निकालने में लगी है, बच्चा निकाल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर जिस देश में लाखों किसान मार रहे हैं, मध्य प्रदेश महिला किसान हत्या के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया है, पर पूरी सरकारों को इसकी चिंता नहीं है। जब लाखों किसान अन्नदाता और लगातार सरकार जीडीपी रेट कम कर रही है, यानी 53% हमारा था जीडीपी रेट, 53.9%, उसको कम करके 20% लेके आए। जब एनडीए की सरकार थी तो एनडीए की सरकार ने दृष्टिपत्र 2020 जारी किया, वाजपेयी जी की सरकार ने, जिसमें 22 दल थे। उन्होंने कहा कि हम किसानों का जीडीपी रेट 2020 तक 6% कर देंगे, यानी 6% में हॉर्टिकल्चर रहेगा, पशुपालन रहेगा और कृषि रहेगी, यानी कृषि 3% पे ले आएंगे। और जब कृषि 3% पे ले आएंगे तो 40 लाख करोड़, पूरे देश का 40 करोड़ किसान बेरोजगार हो जाएगा। इसकी कोई चिंता नहीं है। इसके बाद आगे आइए आप, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, मोहन सिंह आलूवालिया जी ने कहा कि जो यूपीए एनडीए की सरकार ने जो दृष्टिपत्र 2020 जारी किया था उससे हम सहमत हैं, यानी वो भी वही करना चाहते हैं अमेरिका के दबाव में कि भारत के किसानों की हिस्सेदारी 3% हो जाए। तो किसान बचेगा कैसे? लाभकारी मूल्य मिल नहीं पा रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक की पूरा बाजार गर्म है। ऐसी स्थिति में किसान जब परास्त हो जाता है, देखिए बहुत इस देश में हमले हुए, बहुत सी सरकारें भी आई, किसान शोषित हुआ, प्रताड़ित हुआ, दंडित हुआ, परास्त कभी नहीं हुआ। 1947 के बाद में जब हमारी अपनी सरकारें आई हैं तो किसान परास्त हुआ है। 47 के पहले किसानों ने कभी आत्महत्या नहीं की। वो कौन सा कारण है कि 47 के बाद बड़े पैमाने पर देश का किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है? पूरा देश, पूरी सरकारें इसके लिए दोषी है और वैज्ञानिक भी दोषी है, क्योंकि ये फर्जी सलाह देते हैं, फर्जी आंकड़े पैदा करते हैं। शिव कुमार जी, इसमें एक बात है कि आपने एनडीए और यूपीए दोनों सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है कि कोई काम नहीं हुआ किसानों के लिए, लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा कि एफडीआई के मुद्दे पर संसद में बहस हुई और दलीलें ये दी गई कि किसानों को सीधा लाभ मिलेगा क्योंकि जो विदेशी कंपनियां आएंगी वो किसानों से सीधे माल खरीदेंगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि किसानों के बारे में सोचा तो जरूर जा रहा है सरकारों की तरफ से? नहीं, यह बहुत बड़ी बेईमानी है। 70% माल अमेरिका के लोग उनके माल का देंगे। जब एफडीआई में किसान को लाभ मिलेगा कि इस देश के किसानों का 100% माल एफडीआई के माध्यम से बिकेगा, तब माल मिलेगा। 3% माल केवल देश का बिकेगा, 70% विदेश का बिकेगा। फिर क्यों हमारा देश के किसान का आटा कोई खरीदेगा? अमेरिका से आटा आएगा, दूध वहां ऑस्ट्रेलिया से आएगा, पनीर बाहर से आएगा, दालें ऑस्ट्रेलिया से आएंगी। तो यहां का किसान, अभी तो आत्महत्या के जो आंकड़े आप बता रहे हैं आदरणीय, ये आंकड़े केवल वो हैं जो नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो ने दर्ज किए हैं या मध्य प्रदेश शासन ने बताए हैं। तो वो आंकड़े हैं। 50% सरकारें छुपाती हैं। मुझे पता है, मैं आत्महत्या के परिवारों में जाता हूं तो कहते हैं किसान पागल था, किसान विचित्र था, किसान के घर में टेंशन था इसलिए वो बना हुआ है, और उस हिसाब से उसकी एफआईआर नहीं होती है। अगर वास्तविक आंकड़े लाए जाएंगे तो एक साल में पूरे देश में कम से कम 1.5 लाख किसान आत्महत्या कर रहा है।
बिल्कुल। शिव कुमार जी आपको रोकेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि शिव कुमार जी कह रहे थे कि लागत जितनी होती है उसका मूल्य उन्हें मिलता नहीं है, फायदा नहीं है। कुल मिलाकर खेती को लाभ का धंधा यदि कहा भी जा रहा है तो उस वैसा लाभ का धंधा नहीं है। नहीं, ये इस बात से मैं बिल्कुल 100% एग्री हूँ माननीय शर्मा साहब की बात का। और मैंने खुद भी अभी ये बात कही कि असल में क्या है कि खाद के भाव बढ़ गए, बीज के भाव बढ़ गए और मजदूर मिल नहीं रहा है, पानी बिजली वगैरह में भी बड़ी आपको मालूम है कठिनाई है। तो इसके बाद उसकी लागत मूल्य तो बढ़ा है ना। अच्छा, लागत मूल्य बढ़ा है। इसमें सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, ये इससे उभरेगा कैसे किसान? यदि ये इतने घाटे में चल रहा है तो क्या हमारी आगे की अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? उभरना कैसे होगा? इसमें सही मायने में हमारे पास सही आंकड़े इकट्ठे करने वाली एजेंसियां होना चाहिए जो कि सही इसका आंकलन कर सकें कि हमारे किसान को लाभकारी मूल्य क्या होगा और वो उसको मिले। इसमें दो बातें हैं। वो इसलिए मैंने कहा कि बड़ा एक्सपर्ट लोग होने चाहिए, वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसा मूल्य करें कि घोषित करें कि जिससे कि उपभोक्ता जो है वो परेशान हो जाए। तो उपभोक्ता किसान ये दोनों का सामंजस्य बिठा के हमको भाव घोषित करना पड़ेगा। और घोषित करने के बाद हम ये देखें कि सही मायने में किसान को लाभ मिले। और दूसरी बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो किसान, अब जैसे अभी 0% इंटरेस्ट के ऊपर उसको लोन मिल जाता है जी, तो इसकी बड़ी चर्चा हो रही 0%, तो ठीक है मिल जाता है, लेकिन 0% लोन को आपको वापस करना पड़ता है एक समय सीमा में। और जब आप समय सीमा में उसको वापस करते हैं तो आपके पास कोई पैसा तो है नहीं, आप जाते हैं वही विलेज महाजन के पास। और जब वो गाँव का महाजन आपको बहुत बड़े ब्याज दर के ऊपर देता है तो आपका ऋण तो दुगना हो गया और इसके बाद फिर आप उसको पटा तो पाते ही नहीं। तो ये जो सबसे बड़ी बात है वो ये जो बिल्कुल साइकिल है, उस साइकिल में फंसा हुआ किसान जो है वही आत्महत्या करता है। मतलब आपका कहना है कि पॉलिसीज अभी भी वैसी नहीं है, अभी उतनी नहीं है। अभी तो हमको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमको मंथन करना पड़ेगा, हमको इसकी रूट में जाना पड़ेगा, जड़ में जाना पड़ेगा और जड़ में जाके हमें इस समस्या को हल करना पड़ेगा। क्या क्या होनी चाहिए पॉलिसी, आप क्या देखते हैं? उसकी सबसे बड़ी पॉलिसी जैसे मैंने बताया कि भाव वो होना चाहिए जो कि किसान के लागत मूल्य जो लगा है उसका पूर्ण रूपेण उसको मिले, नंबर 1, क्योंकि वो नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है उसका। और दूसरी बात यह है कि वो मेरा सिर्फ चिंतन ये है कि वो इतना ना हो जाए कि उपभोक्ता उससे त्रस्त हो जाए, यानी कि दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। शिव कुमार जी, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक नई पॉलिसी बननी चाहिए। अभी जो पॉलिसीज हैं वो उतनी ठीक नहीं है कि जो किसानों को जो है पॉलिसियां तो सबकी सब बोगस और बकवास है, एक उतनी ठीक नहीं है। ये पॉलिसियां है ही नहीं है, ये तो समझ लिए आपकी धांधलेबाजी चल रही है। शर्मा जी की सभी बातें ठीक हैं, उपभोक्ता वाली यहां तक बात है वो ये है कि आज मान लीजिए एक प्रोफेसर है, उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है, तो उससे आप पूछिए कि तुम्हारा राशन पर कितना खर्च होता है, तो उसका हार्डली 1500 रुपया राशन पर खर्च होगा, जितना बड़ा परिवार हो। और 1925 में 50% राशन पर खर्च होता था उसकी सैलरी का। तो आज सबसे कम खर्चा केवल राशन पर है आपका, सबसे कम खर्चा। पेट्रोल पर 5000 हो जाएगा, ड्राइवर पे हो जाएगा, मोबाइल पे हो जाएगा, राशन पर आज भी सबसे कम खर्चा है। फिर भी जो बहुत गरीब लोग हैं उनको सरकार पीला कार्ड नीला कार्ड में 2 रुपए किलो गेहूं दे रही है, वो देती रहे। इसके बाद भी आप किसान को कम करना चाहते हैं तो उसको बिजली सस्ती दे दें, उसको खाद सस्ता दे दें, उसको डीजल कंट्रोल रोड पे दे दें। अब जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में खाद पर पूरे देश में सबसे अधिक वेट है, ट्रैक्टरों पर टैक्स सबसे अधिक है, यहां पर जितने कृषि यंत्र बनाए जाते हैं उन पर वेट सबसे ज्यादा है, यहां पर सबसे महंगी बिजली है। कर्नाटक में बिजली 30 रुपया महीना केवल किराया, आंध्र प्रदेश में फ्री है, तमिलनाडु में फ्री है, पंजाब में फ्री है, यूपी में 83 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से दी जाती है, गुजरात में 700 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से दी जाती है, मध्य प्रदेश में 4 महीने को बिजली 9000 रुपया में कम वोल्टेज पर कई शिफ्टों में दी जाती है। ये अंतर है। तो इस अंतर को हमको यूनिफॉर्म करना पड़ेगा कि पूरे देश में बिजली के रेट एक से हो, पूरे देश में खाद जो है वो टैक्स फ्री हो और सरकार उस पर और सब्सिडी दे, डीजल पर सब्सिडी दे, या तो आप कृषि लागत पर सब्सिडी दें
लागत कम करे किसी प्रकार तो उसको पड़ेगा। इधर आप लागत बढ़ाते जा रहे हैं, डीजल बढ़ा दिया, खाद डबल कर दिया, पेट्रोल डबल कर दिया, लोअर डबल कर दिया, कई गुना बढ़ा दिया, और गेहूं में 10 रुपया बढ़ाया आपने, 20 रुपया बढ़ाया, तो किसान को सुसाइड के अलावा कोई और रास्ता बचे नहीं। बिल्कुल। तो सरकार बाध्य कर रही है, सरकार की नीतियां बाध्य कर रही है किसान को आत्महत्या करने के लिए, और मध्य प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा बाध्य कर रही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे, जैसे कि शिव कुमार शर्मा जी कह रहे थे कि सब्सिडी बढ़ानी चाहिए, क्या सब्सिडी हल है बढ़ाना? नहीं, मेरा मतलब यह है कहने का कि ये बात मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि जब तक आदान सही सस्ते ना होंगे, वो जो मैंने कहा था वो बात वही है कि जब तक आदान सस्ते ना होंगे और उसके मान से जो है उत्पादन नहीं होगा, उनकी गुणवत्ता भी मतलब जो है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि गुणवत्ता वाले आज कीटनाशक दवाइयाँ और खाद नहीं मिल रहे, और उसकी वजह से जो है वो किसान बहुत त्रस्त है। तो वो एक तो गुणवत्ता वाले मिलें, और दूसरी बात यह है कि उनको सस्ता, तो मैं शर्मा जी से 100% एग्री हूँ कि उनको सस्ता करना पड़ेगा। उनको सस्ता नहीं करेंगे तो फिर मतलब किसी लागत नहीं आएगी। और मैं फिर वहीं आता हूँ कि इस सबसे बड़ी बात है कि किसान को करना पड़ता है, मतलब मजदूर के भरोसे ही खेती ज़्यादा करना पड़ती है। वो मजदूरों को सुलभ करने के लिए यंत्रीकरण भी करना पड़ेगा, और मनरेगा वगैरह में की नीति को परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, हमारी जो रिकमेंडेशन है कि हाफ से ज़्यादा नहीं दे सकता किसान। 144 रुपया भाव। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो पॉलिसीज में थोड़ा सा बदलाव, बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लागत है उसका मूल्य किसानों को ठीक मिले, और जो खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं पॉलिसीज बदलने की जरूरत है। उसके लिए कई सारे रिकमेंडेशंस भी कई एजेंसियों ने किए हैं, जैसे खुद डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मानव अधिकार आयोग ने भी कुछ रिकमेंडेशंस किए हैं। शिव कुमार शर्मा जी भी कह रहे थे कि कई सारी नीतियों में बदलाव की जरूरत है, तभी जय जवान और जय किसान का जो नारा है वो फलीभूत हो सकेगा, सामने आ सकेगा। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।